नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग तैयारी कर रहे थे आगामी परीक्षाओं की, जिसमें हम लोग पिछली कक्षा में देख चुके थे कोशिका के बारे में। यानी कोशिका के हम लोग कोशिकांक पढ़ चुके थे, लगभग 7 से 8 कोशिकांक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग कोशिका के 2 से 3 कोशिकांक और देखते हैं जो पेपर में आपके पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो बात करते हैं हम लोग आगे वाले कोशिकांकों की, या जो कोशिका के अन्य कोशिकांग होते हैं, जैसे आपका होता है तारक काय। यानी तारक काय भी एक कोशिका का कोशिकांग है, जिसे क्या बोला जाता है, सेंट्रोसोम बोला जाता है। दोस्तों याद रखिएगा तारक काय। और तारक काय की यदि बात करें तो इसका खोज किसने किया, तारक काय ये भी कोशिका का एक कोशिकांग है। और तारक काय क्या करेगा, ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। कोशिका का अगला कोशिकांक हमारा क्या है, तारिकाय, यानी 9वां कोशिकांक है। हम लोग देखते हैं तारकाय। तारकाय को क्या कहा जाता है दोस्तों, सेंट्रोसोम कहा जाता है। और यदि आपसे पूछ ले कि तारकाय की खोज किसने किया, तो तारकाय की खोज किया था टी बोवेरी ने। किसने किया था दोस्तों, तो टी बोवेरी ने तारकाय की खोज किया था। और यदि पूछ ले कैसा कोशिकांग है, तो आप बता दीजिएगा दोस्तों, एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है। एकल झिल्ली वाला कोशिकांग, यानी इसमें कितनी लेयर होती है, तो एकल झिल्ली पाई जाती है। याद रखिएगा तारकाय की बात करें तो ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। यानी तारकाय की बात करें तो कहाँ पाया जाता, जंतु कोशिका में क्या होता है, उपस्थित होता है दोस्तों। यानी जंतु कोशिकाओं में है तो ये पादप कोशिकाओं में क्या रहता है, तारकाय पादप कोशिका में क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। ये बात याद रखना दोस्तों। तो ये तारकाय का यदि कार्य पूछ लिया जाए, तारकाय का कार्य क्या है, तो कोशिका विभाजन में मदद करता है। यानी जब सेल डिवीजन होता है, जब कोशिकाएं आपस में टूटती हैं तो नई कोशिका का निर्माण होता है, उस समय आपका तारकाय क्या होता है, जंतु कोशिका में एकदम सक्रिय होता है मित्रों। कोशिका विभाजन में मदद करता है। क्या करता दोस्तों, कोशिका विभाजन में मदद करता है। याद रखिएगा ये कोशिका झिल्ली में कैसी होती है, तो एकल कोशिका होती है, यानी सिंगल लेयर होती है। अगला कोशिकांक हमारा क्या है दोस्तों, लवक है। लवक जिससे क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोला जाता है। लवक है, प्लास्टिड है। लवक क्या करेगा, ये लवक आपका भोजन का निर्माण करेगा, लवक आपका रंग प्रदान करेगा, और लवक ही क्या करेगा, भोजन को स्टोर करता है। दोस्तों याद रखिएगा यदि लवक की बात करें तो एक कैसा कोशिकांग है, लवक की बात करें तो एक कैसा कोशिकांग है, याद रखिएगा दोस्तों। ये कोशिका जंतु कोशिका में तो अनुपस्थित होता है, पादप कोशिका में क्या होता है, उपस्थित होता है। यदि लवक के बारे में बात किया जाए कि खोज किसने किया, इसकी खोज किया था अर्नेस्ट हैकल ने। किसने किया, अर्नेस्ट हैकल ने लवक को खोजा था, प्लास्टिड को खोजा था, और उन्होंने ही क्या दिया था, प्लास्टिड का नामकरण किया था। लवक को प्लास्टिड कहा था किसने, तो अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल साहब ने क्या किया था, लवक का नामकरण किया था। और यदि विस्तृत अध्ययन या वर्णन किसने किया, यह भी आपसे बहुत पूछा जाता है कि लवक का वर्णन किसने किया, लवकों का वर्णन किसने किया, तो सिम्फर ने किया था दोस्तों। ये बात याद रखिएगा, ये लवक के बारे में पूछा जाता है कि लवक का वर्णन किसने किया, तो सिम्फर ने किया था। याद रखिएगा मित्रों, आपको ये भी याद रखना है कि ये पादप कोशिका में क्या होता है, पादप कोशिका में क्या होता है, उपस्थित होता है। पादप कोशिका में क्या होता है दोस्तों, उपस्थित होता है। लेकिन अगर पूछा जाए तो जंतु कोशिका में ये क्या है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न इन्हीं में से बनते हैं कि कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका और पादप कोशिका में उपस्थित नहीं होता। यदि आपसे बोल दिया जाए लवक किन में उपस्थित होता है, तो पादप कोशिका में क्या होता है, उपस्थित होता है। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है, लवक आपका अनुपस्थित होता है।
और लवक क्या करेगा, ये कार्य क्या करेगा लवक, ये लवक के बहुत सारे कार्य हैं। लवक क्या क्या कर सकता है, रंग प्रदान करना, दूसरा भोज्य पदार्थों का संग्रहण करना, भोज्य पदार्थों का संग्रहण करना यानी स्टोर करके रखना, ये लवक का एक प्रमुख कार्य है। और भोजन का निर्माण करना, भोजन का निर्माण करना, भोजन का निर्माण करना भी लवक का कार्य है। और भोजन का निर्माण कैसे करेगा, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा करेगा दोस्तों, याद रखिएगा। भोजन का निर्माण कैसे करेगा, तो फोटोसिंथेसिस के कारण करेगा दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए लवक के प्रकार क्या हैं, लवक के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, तो लवक 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि पादप है, जंतु में तो है नहीं। दूसरी, यदि पादप में पाए जाए तो पेड़ पौधे जो रहते हैं उसमें देखो हरी पत्तियां रहती है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन का स्टोरेज भी करते हैं। तो याद रखिए जो आपके प्लास्टिड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ 3 प्लास्टिड। पहला कौन सा होता है, बरणी लवक, कौन सा होता है, बरणी लवक, बरणी लवक होता है। दूसरा कौन सा होता है, अबरणी लवक, अबरणी लवक। और तीसरा होता है हरित लवक। ये 3 प्रकार के आपके प्लास्टिड होते हैं, बरणी लवक, हरित लवक और आपका क्या हो जाएगा, अबरणी लवक। यानी जो आपकी ये होते हैं बरणी लवक, इन्हें क्या बोला जाता है, क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है। और जो अवर्णी लवक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जो अवर्णी लवक होते हैं ये कहलाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और जो आपका हरित लवक होते हैं, हरित लवक क्या होते हैं, ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो 3 प्रकार के आपको लवकों के नाम मिलेंगे, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। याद रखिए जो आपके वर्णी लवक होते हैं, वर्णी लवक क्या कार्य करेंगे, इनका कार्य क्या होता है, वर्णी लवकों का, ये रंग प्रदान करते हैं। यानी पादपों में रंग प्रदान कौन करेगा, तो वर्णी लवक करेंगे। और यदि अवर्ण लवक का कार्य किया पूछा जाए तो ये क्या कार्य करेंगे, ये भोज्य पदार्थों का क्या करेंगे, भोज्य पदार्थों का संग्रहण करेंगे। भोज्य पदार्थों का क्या करेंगे दोस्तों, संग्रहण करेंगे। और जो आपके हरित लवक हैं ये क्या करेंगे, भोजन का निर्माण करेंगे, भोजन का भोजन का निर्माण करना किसका कार्य है, तो हरित लवकों का कार्य है भोजन का निर्माण करना, भोजन बनाना। और ये भोजन का निर्माण करेंगे कैसे, ये निर्माण करेंगे कौन सी प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा करेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये क्या करेंगे, भोजन का निर्माण करते हैं। दोस्तों याद रखिए जो आपका हरित लवक होता है इसमें क्या होते हैं, सिक्के नुमा संरचना होती है। इसमें क्या होता है, सिक्के नुमा संरचना। और जो सिक्के नुमा संरचना होती है इसे क्या कहा जाता है, थैलेक्वाइड कहा जाता है दोस्तों, थैलेक्वाइड कहा जाता है मित्रों, ये बात आपको याद रखना। थैलेक्वाइड यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका के किस कोशिकांग में सिक्के नुमा संरचना होती है, तो हरित लवकों की संरचना क्या होती है, ये सिक्के नुमा संरचना होती है जिसे थैलेक्वाइड कहा जाता है। और जो आपके सिक्के नुमा संरचना होती है इसी पे ही क्या बिखरे रहते हैं, अणु बिखरे रहते हैं। क्या बिखरे रहते हैं, अणु बिखरे रहते हैं, अणु बिखरे रहते हैं दोस्तों। और इन्हीं ही क्या कहा जाता है, ग्रेना कहा जाता है। जो आपके सिक्के नुमा संरचना है उसी पे अणु बिखरे रहते हैं जिसे क्या कहा जाता है, ग्रेना कहा जाता है। और ग्रेना में ही आपका उपस्थित होता है, इसमें उपस्थित क्या होता है मित्रों, तो आपको ये बताना है, इसमें उपस्थित होता है क्लोरोफिल।
क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल ये उपस्थित होता है। ये आपका एक प्रोटीन की तरह भी कार्य करता है। ये क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आप बता सकते हैं इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। और इसमें यदि पूछ लिया जाए इसकी कमी से पत्तियां कैसी हो जाएंगी, यानी रंग रंजक हीनता रोग हो जाता है पत्तियों में, यानी पत्तियां कैसी हो जाती हैं? पीली पड़ जाती हैं दोस्तों। पत्तियां क्या हो जाती हैं? पीली हो जाती हैं। ये बात याद रखना, यदि क्लोरोफिल ठीक अवस्था में है तो पत्तियां हरी रहेंगी, और जब क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी तो पत्तियां क्या हो जाएंगी? पत्तियां पीली हो जाएंगी। और यदि आपसे पूछ ले कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो मैग्नीशियम उपस्थित होता है। क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित होता है? तो ये हरित लवक के जो सिक्के नुमा संरचना होता है उसमें अणु बिखरे रहते हैं, जिसमें क्या होता है? ग्रेना होता है, और ग्रेना पे ही क्या होता है आपको उपस्थित? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? यदि जितनी ज्यादा पत्तियां हरी होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उतनी अच्छी होगी, यानी पेड़ पौधों में भोजन की मात्रा उतनी ही अच्छी तरीके से सक्रिय होगी। ये बात याद रखना दोस्तों। ये हरित लवक के बारे में थे, यानी क्लोरोफिल के बारे में थे। ये बात आप याद रखिएगा दोस्तों। ये क्या है? प्लास्टिड का तीसरा टाइप है। अगला टाइप देख लेते हैं हम लोग, क्या? बर्नी लवक। बर्नी लवक से बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं आपके दोस्तों। बर्नी लवक, बर्नी लवक को क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है। क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, इससे समझ में यही आ रहा है बर्नी का मतलब क्या है? रंग होता है। बर्नी का वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। तो ये क्या करेंगे? रंग प्रदान करेंगे, यानी पेड़ पौधों में क्या करेंगे? रंग प्रदान करता। किन्हें कहा जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट को कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? किस प्रोटीन के कारण होता है टमाटर का लाल रंग? तो आप लोग आंसर लगाते हैं लाइकोप्रीन। लाइकोपीन के कारण। ये प्रोटीन भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन भी होता है। जो आपके क्रोमोप्लास्ट होते हैं उसमें क्या होते हैं? बढ़क पाए जाते हैं। बढ़क होंगे, और बढ़क का जो आपके बॉडी होता है उसमें क्या होगा? तो ये प्रोटीन इसमें होगा उपस्थित, लाइकोप्रीन, जिससे टमाटर का रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और यदि आपसे बात कर लिया जाए कि फूलों का पीला रंग, फूलों का पीला रंग तो किसके कारण होता है? तो जेंथ्रोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो जेंथ्रोफिल के कारण होता है। और यदि आपसे बोल दिया जाए कि चुकंदर का गुलाबी रंग, चुकंदर का गुलाबी रंग किसके कारण होता है? तो चुकंदर का गुलाबी रंग दोस्तों, चुकंदर का गुलाबी रंग, ये बात आपकी याद रखिएगा, बीटेनिन के कारण होता है। किसके कारण होता? तो बीटेनिन के कारण होता दोस्तों, बीटेनिन के कारण होता है। और यदि आपसे बोल दे कि दूध में सफेद रंग, दूध में सफेद रंग, दूध में क्या उपस्थित होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, दूध में सफेद रंग किसके कारण होता है? तो कैसीन के कारण होता है। किसके कारण होता? कैसीन के कारण। और यदि आपसे पूछ लिया जाए दूध में पीलापन किसके कारण होता है? किस प्रोटीन के कारण? दूध में पीलापन, दूध में पीलापन होता है क्रेटिन के कारण दोस्तों। किसके कारण? क्रेटिन के कारण। याद रखिएगा। यदि इसमें एक प्रश्न और बनता, गाजर का लाल रंग, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? यानी गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है दोस्तों। क्रेटिन और कैरोटीन में अंतर समझिएगा मित्रों। ये क्या है? दूध में यदि पीलापन है तो क्रेटिन है, और गाजर का लाल रंग है तो कैरोटीन है दोस्तों। दूसरे एक दूसरे के एक जैसे सुनने में, इनको देखने में लगता है कैरोटीन और क्रेटिन। याद रखिएगा, क्रेटिन की बात करें तो दूध में पीलापन होता है, और कैरोटीन के कारण क्या होता है? गाजर का लाल रंग क्या होता है? कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है मित्रों। ये बात याद रखिएगा। अगर आपसे बोल दिया जाए कि हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है, ये बात भी आपको याद रखना है
कि हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा कि कुरकुमिन के कारण होता है। कुरकुमिन के कारण होता है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है, तो कुरकुमिन के कारण होता है दोस्तों, ये बात भी आपको याद रखनी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आलू में एक रंग और आप लोगों ने देखा होगा, आलू में हरा रंग, आलू में हरा रंग, तो ये किसके कारण होता है तो दोस्तों सेलोनिन के कारण। सेलेनिन के कारण आलू में क्या होता है, हरा रंग होता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मिर्च में लाल रंग, मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है, मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है, तो कैप्सेथिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैप्सेथिन के कारण होता है मित्रों। ये बात आपको याद रखना है। वर्णी लवक से इतने सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। और आपसे यदि पूछ लिया जाए गाजर का लाल रंग कैसे होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर का गुलाबी रंग विटामिन के कारण होता है। और आपका फूलों रंग, फूलों का पीलापन जो होता है वो किसके कारण होता है, तो जैंथ्रोफिल के कारण होता है मित्रों। ये बात आपको याद रखनी है। और यदि आपसे ये पूछ ले कि सेब में लाल रंग किसके कारण होता है, सेब में लाल रंग, सेब में लाल रंग किसके कारण होता है, तो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है दोस्तों। एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। यदि आपसे इन प्रश्नों को देखने को मिल जाए कि किस कारण से होता है, किस प्रोटीन के कारण से होते हैं, तो मित्रों बता दीजिएगा जो भी आपके सामने आते हैं। और आपको इन कुछ शब्दों को याद रखना, जैसे टमाटर का लाल रंग कई बार पूछा गया है, टमाटर का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है, तो लाइकोप्रोटीन के कारण होता है। और ये क्या है, लाइकोप्रोटीन एक प्रकार का वर्णी लवक है, एक प्रकार का आपका क्रोमोप्लास्ट है मित्रों। ये बात आपको याद रखनी है। चुकंदर का गुलाबी रंग विटामिन के कारण होता है, विटामिन के कारण होते हैं। फूलों का जैंथ्रोफिल, दूध में सफेद रंग कैसिन के कारण। यह हल्दी में भी आपका कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है, तो कुरकुमिन के कारण होता है। अगला जो हमारा वर्णक है, जो लवक है आपका अवर्णी लवक है, तो याद रखिएगा हम लोग बात कर रहे थे वर्णी लवक के बारे में। दूसरा जो आपका बचा हुआ है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक जो आपका है, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक क्या कहते हैं, इसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है दोस्तों। ये वर्णी लवक का दूसरा प्रकार है, यानी सॉरी लवक का ये दूसरा प्रकार है। एक तो हो गया वर्णी लवक, हम लोग पढ़ चुके हैं क्रोमोप्लास्ट। दूसरा क्या है आपका ल्यूकोप्लास्ट, यानी वर्णी लवक। और हम लोग हरित लवक की बात कर चुके हैं, अवर्णी लवक की और बात कर लेते हैं। ये क्या करता है, इसका कार्य क्या है, ये भोज्य पदार्थों का संग्रहण करता है। भोज्य पदार्थों का क्या करता है दोस्तों, भोज्य पदार्थों का संग्रहण करता है, यानी जो भी भोजन बनता उसको स्टोर करके कौन रखता, आपका अवर्णी लवक। क्योंकि लवक 3 प्रकार के हैं, तो हर किसी को अपना अपना कार्य बांटा गया है। वर्णी लवक है तो रंग प्रदान का कार्य करेंगे, जो हरित लवक है भोजन का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और जो अवर्णी लवक होता है यानी ल्यूकोप्लास्ट होता है मित्रों, तो वो क्या करेगा, भोज्य पदार्थों को स्टोर करके रखेगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो जो आपके ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं मित्रों। एक तो होता है एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट पहला जो है आपका अवर्णी लवक में क्या है, एमाइलोप्लास्ट है। और ये एमाइलोप्लास्ट करता है क्या है, ये भोज्य पदार्थों के लिए स्टार्च का संग्रहण करता है। एमाइलोप्लास्ट करेगा क्या, भोज्य पदार्थ में से स्टार्च का संग्रहण करता है। याद रखिएगा स्टार्च का क्या करेगा, संग्रहण करेगा। और स्टार्च कहां से खोजेगा, तो आलू और शकरकंद में से क्या करेगा, शकरकंद, यानी क्या करेगा, शकरकंद, शकरकंद में से क्या करेगा, ये स्टार्च को स्टोर करके रखेगा। दूसरा क्या है आपका इलियोप्लास्ट है, दूसरा क्या है इलियोप्लास्ट।
ये क्या है, इलियोप्लास्ट। दूसरा है आपका इलियोप्लास्ट। और ये भोज्य पदार्थों में से क्या करेगा, ये भोज्य पदार्थों में से दोस्तों, भोज्य पदार्थ में से क्या, वसा, लिपिड और ऑयल का क्या होगा, ऑयल का संग्रहण करेगा। यानी क्या करेगा, ऑयल का संग्रहण करेगा। इसका कार्य क्या है, वसा, लिपिड और ऑयल को क्या करेगा, संग्रहण करेगा। तीसरा आपका क्या, एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट है मित्रों, ये बात भी आपको याद रखनी है। और ये क्या करेगा, भोज्य पदार्थों में से प्रोटीन, भोज्य पदार्थ में से प्रोटीन खोजेगा। भोज्य पदार्थों में से प्रोटीन का संग्रहण करेगा, यानी प्रोटीन का क्या करेगा, संग्रहण करेगा। तो कौन करेगा प्रोटीन का संग्रहण, ये प्रोटीन का संग्रहण करेगा। अवर्णीय लवक में जो तीसरा है आपका एल्यूरोप्लास्ट, ये क्या करेगा, प्रोटीन का क्या करेगा, संग्रहण करेगा। आप लोग को भी पता है, तो अवर्णीय लवक कितने हो गए, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट तो स्टार्च, एलियोप्लास्ट तो वसा और एल्यूरोप्लास्ट तो प्रोटीन का संग्रहण करेगा। मित्रों ये बात याद रखना है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो कोशिका का अगला कोशिकांग, यानी कोशिका के केंद्र में जो स्थित होता है, तो अगला जो है हमारा केंद्रक है। यानी कोशिका का अगला कोशिकांग है वो कौन सा है, केंद्रक है, यानी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बारे में हम लोग आज बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये कोशिका के केंद्र में स्थित होता है। कोशिका केंद्र में स्थित होता है, ये बात याद रखिएगा। और यदि आपसे पूछ ले न्यूक्लियस की खोज किसने किया, केंद्रक की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी क्या की, खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक को खोजा था। और आपको ये भी पता है ये उपस्थित कहाँ है, तो ये उपस्थित लगभग सभी में होता है। जो स्तनधारी आरबीसी में नहीं होता है, पर जो आपकी स्तनधारी ऊंट लामा है उनमें क्या है, केंद्रक उपस्थित होता है। ये बात उपस्थिति ये है जीव द्रव में, कोशिका के जीव द्रव में उपस्थित होता है। इसकी उपस्थिति कहाँ है, इसकी उपस्थिति कोशिका के जीव द्रव में। और यदि केंद्रक की बात किया जाए, ये कार्य क्या करेगा, इसका प्रमुख कार्य ये है कि ये क्या करेगा, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का निर्माण करेगा। क्या करता दोस्तों, तो जैसी कोशिकाएं टूटती हैं तो उस समय जो आपके क्रोमोसोम बनाते हैं, तो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का निर्माण कौन करेगा, तो केंद्रक करेगा। और केंद्रक का एक कार्य और रखना है याद आपको, केंद्रक और क्या करता है, तो अनुवांशिक जो आपके जैविक क्रिया, सीधा सा बोले जैविक क्रियाओं का नियंत्रण इसके पास होता है। जो अनुवांशिक गुण वगैरह हो गए उन पे भी कंट्रोल, यानी जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। यानी कंट्रोल किस पर है, जो जैविक क्रियाएं हैं, तो जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण किसका है, तो केंद्रक का है। और केंद्रक में यदि बात किया जाए तो केंद्रक में 70 से 80%, 70 से 80% तो इसमें क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए 10% के, लगभग 8 से 10% के आसपास इसमें क्या रहता है, 8 से 10% के आसपास इसमें डीएनए रहता है। और इसमें यदि बात किया जाए तो एक और बचा आरएनए, तो 2 से लेके 5% के आसपास तक इसमें आरएनए रहता है। मित्रों ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। जो बचा हुआ है 3 से 5%, 3 से 5% जो बचा हुआ है वो क्या है, आपके लिपिड हैं। वो क्या है, आपके लिपिड हैं। ये बात आपको याद रखनी दोस्तों। यदि आपसे पूछ लिया जाए केंद्रक में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है, तो 70 से 80%
प्रोटीन होती है, और डीएनए 8 से 10% होता है, 3 से 5%, 2 से 5% आपका आरएनए, 3 से 5% आपके लिपिड्स होते हैं। याद रखिएगा मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है यहां से। और यदि इसकी बात किया जाए केंद्रक की, तो केंद्रक आपसे पूछ लिया जाए, ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। कैसा कोशिकांग है? दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग। दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है क्या? केंद्रक। दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग क्या है? केंद्रक। और यदि आपसे पूछ लिया जाए केंद्रक का आवरण क्या कहलाता है? केंद्रक का आवरण कहलाता है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होती है? इसका न्यूक्लियस का आवरण रहता है, कवर करके रखता है। और इसमें उपस्थित क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं केंद्रक में क्या क्या उपस्थित होते हैं? तो इसमें डीएनए रहता है, इसमें आरएनए रहता है, इसमें क्या रहते हैं? जो आपके जीन्स हो गए, गुणसूत्र हो गए, वो क्या रहते हैं? इसमें उपस्थित रहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, केंद्रक का केंद्र यानी केंद्रक का केंद्र क्या होता है? वो केंद्र का कहलाता है। केंद्र का कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? केंद्र का। और आप लोगों को ही पता है केंद्र का की खोज किसने किया था? तो फोंटाना ने किया था। इसकी खोज किसने किया दोस्तों? फोंटाना ने खोज किया था। और केंद्रका को संज्ञा क्या दी जाती है? राइबोसोम की फैक्ट्री। राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? केंद्रका को कहा जाता है मित्रों। ये बात भी आपको याद रखनी है। केंद्रक का केंद्र केंद्रका कहलाता है, जिसकी खोज फोंटाना ने की थी। यानी केंद्रका के बारे में पूछा जाए तो केंद्रका क्या है? राइबोसोम की फैक्ट्री है। और केंद्रक में कौन सा द्रव भरा रहता है? यदि इसमें द्रव की बात कर लिया जाए, केंद्रक में केंद्रक द्रव रहता है। याद रखिएगा, केंद्रक द्रव भरा रहता है। ये बात भी आपको याद रखना है। और यदि बात किया जाए जो स्तनधारी रहते हैं, स्तनधारी स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक नहीं होता है, लेकिन अपवाद है इसका। अपवाद क्या है? लेकिन ऊंट, लामा और मेढक की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है मित्रों। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कई बार पेपर में पूछा गया है कि किन की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। तो आरबीसीओ की स्तनधारी की आरबीसी में जो रहते हैं केंद्रक नहीं होता है, लेकिन जो ऊंट और लामा मेढक आरबी जो स्तनधारी है उसमें क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। जो आपकी फ्लोएम की चालनी नलिकाएं होती हैं उनमें भी केंद्रक का वो अभाव होता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। ये थे हमारे क्या? कोशिका के विभिन्न कोशिकांग। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्या केंद्रक के बारे में, और अगर कुछ प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि केंद्रक हम लोग पढ़ चुके हैं। केंद्रक का इंट्रोडक्शन ले लिए। इन केंद्रक में क्या क्या है? डीएनए है, आरएनए है, यानी जो जीन्स हैं, गुणसूत्र हैं, इनके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। आप लोग से एक प्रश्न और पूछ लिया जाए, यदि किसी भी जीव में जब एक से अधिक केंद्रक होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सीनोसाइट्स कहा जाता है। एक से अधिक केंद्रक, एक से अधिक केंद्रक यानी जिनमें क्या होगा? एक से अधिक केंद्रक होगा, तो ये क्या कहलाते हैं? सीनोसाइट्स कहलाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? सीनोसाइट्स कहा जाता है, सीनोसाइट्स कहा जाता है। ये बात भी आपका प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से बनता है मित्रों। इस पे भी आप लोगों को अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। यदि आपका एक दो प्रश्न और पूछ लिया जाए कि केंद्रक का जो आवरण रहता है ये क्या कहलाता है? केंद्रक झिल्ली। और केंद्रक झिल्ली की बात करें तो ये 75 से 90 एंगस्ट्रॉम मोटाई की होती है। इसकी मोटाई कितनी होती है? तो 75 से 90 एंगस्ट्रॉम। और आपको ही पता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 एंगस्ट्रॉम मीटर होता है। यानी क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर होता है। याद रखिएगा। तो केंद्रक की जो मोटाई होती है, आवरण होता है,
वो क्या होता है आपका 75 से 90 एंगस्ट्रॉम का होता है। केंद्रक की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। केंद्रक में क्या होता है? उपस्थित होता है। कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है। उपस्थिति में क्या है? तो कोशिका के जीव द्रव में उपस्थित होता है। दोस्तों कार्य क्या है? कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का निर्माण करना। जैविक क्रियाओं पर भी नियंत्रण करता है आपका केंद्रक। स्तनधार की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन जो ऊंट, लामा, मेंढक है उनकी आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक उपस्थित होता है। और जिनमें एक से अधिक केंद्रक होते हैं उन्हें सिनोसाइट्स कहा जाता है। केंद्रक में यदि बात किया जाए कौन सा द्रव भरा रहता है, तो केंद्रक द्रव भरा रहता है। केंद्रक का केंद्र क्या कहलाता है? केंद्रका कहलाता है। केंद्रका की खोज किसने किया? तो फोंटाना ने किया। और केंद्रका को क्या कहा जाता है? संज्ञा क्या दिया जाती है दोस्तों? इसे राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। मित्रों ये बात भी याद रखते हैं, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। इसमें क्या उपस्थित क्या क्या होता है? तो जो केंद्रक होता है उसमें डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। ये कैसा कोशिकांग है? तो ये दोहरी झिल्ली नुमा संरचना होती है, यानी दोहरी झिल्ली नुमा संरचना वाला कोशिकांग है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आपका दोहरी झिल्ली नुमा वाला संरचना कोशिकांग था, वैसे ही आपका केंद्रक है। इसमें डबल लेयर पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, याद रखिएगा। बाकी जो हम लोग केंद्रक के बारे में डीएनए, आरएनए है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज हमने देखा क्या? आपका तारकाय हुआ, लवक हुआ, केंद्रक के बारे में चर्चा किया। अगली क्लास में हम लोग केंद्रक का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर ले, सॉरी केंद्रक का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे ही केंद्रक टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपका कोशिका के कोशिकांग भी क्या हो जाएंगे? आपके समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे क्या हम लोगों को और आसानी हो सकती है पेपर में। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा कंटेंट लग रहा है, कैसे आप लोगों को लेक्चर लग रहे हैं, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। और लगातार जुड़े रहना। मैं गारंटी लेता हूं कि आगामी परीक्षाएं आपकी कोई भी हो, आप लोगों को बहुत हेल्पफुल वीडियो होंगे। और संघर्ष परिवार आपके साथ है। आप लोग मेहनत करिएगा। हम लोग आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग आगामी परीक्षाओं में बहुत अच्छा से अच्छा कर पाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। सभी को थैंक यू, धन्यवाद।